जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम क्लास 7th के मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एक सैम्पल पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चे, इस पेपर के अंदर हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपको उसके अंदर इस वीडियो का कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको 15 मिनट्स रीडिंग का टाइम दिया जाता है, तो रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली कि इंस्ट्रक्शंस है क्या। ठीक है, बाद में आपको पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन करना था और कौन सा नहीं करना है या कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए। सेक्शन ए को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी और सब्जेक्ट्स के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के सैम्पल पेपर हैं वो हम आप अपलोड करें और आपको समय पर मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको होल नंबर्स पता होने चाहिए कि होते कहाँ से। तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, स्मॉलेस्ट 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये टोटल 5 होल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स टोटल नंबर, मतलब जितने भी आपके ऐसे नंबर्स हैं इनको प्लस करना है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 5 हैं, तो आपको 5 से डिवाइड कर देना है। जब इनको आपने प्लस किया तो आया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। तो इसका आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ m का मतलब हो गया, 1/4 का मतलब होता है 1/4 m, ठीक है। इस 3 मोर देन 7 का मतलब है -3 = 7। ठीक, कहने का क्या मतलब है कि जो 1/4 है m का वो 7 से 3 ज़्यादा है, यानी कि 10 होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है क्योंकि जब आप 3 को इधर लाएंगे तो आपका आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 4 kg 8 ग्राम इन किलोग्राम। ठीक है, तो पहली बात तो आपको फार्मूला, जब भी आपको आंसर लिखना है 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम लिखना है। ठीक है, तो 4 kg में कितने हो जाएंगे, 4000 हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमें पूछा है कि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले सिंपल सा तरीका, आप टोटल इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 8 ऑलरेडी ग्राम में था, ठीक है, तो इसमें 8 प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 4008 ग्राम्स। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब नीचे 3 जीरोज़ हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट यूनिट प्लेस से काउंट करके आपने डेसिमल लगाना है, 1 2 एंड 3, यानी कि 4.008 किलोग्राम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 7 रुपीज़ 7 पैसे एज रुपीज़। ठीक है, इसको फिर आपने 7 रुपीज़ 7 पैसों को पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेना है। 1 रुपी = 100 पैसे, आपको पता है। ठीक है, 7 में हो जाएंगे 700, ठीक है, और 7 पैसे और प्लस कर दिया तो 707 पैसे होगा। अब आपको यहीं से याद रखना है कि अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसे है तो आपको 100 से ही डिवाइड करना है। 707 को आप जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.07, ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ में। ठीक है, चलिए, क्योंकि रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशीष स्टडीज फॉर 4 hours 5 hours एंड 3 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, 4 5 एंड 3। हाउ मेनी आवर्स डज स्टडी डेली ऑन एवरेज बेसिस। एवरेज भी सेम मीन की तरह ही आपको कैलकुलेट करना है। तीनों नंबर्स को प्लस कर देना है, और 3 नंबर हैं इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। 4 + 5 9 3 12/3 कितना हो गया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4। इसके साथ आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना है, तो जो इसका एवरेज स्टडी टाइम है वो 4 आवर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेशो ऑफ 30 days to 36 hours। आपको रेशो बोला है 30 डे का 36 आवर से, तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। आपको पता है 1 day = 24 hours होता है। ठीक है,
तो सेम कर लीजिए, 30 इंटू 24 करेंगे तो ये वाला भी आवर्स में कन्वर्ट हो गया और नीचे ऑलरेडी आवर्स में था। तो आपको आगे फर्दर सॉल्व करना, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 10 जा 30, ठीक है। तो 10 2 जा 20/1 यानी कि 20:1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। एल इज़ पैरेलल टू एम एंड पी इज़ पैरेलल टू क्यू। एल एम के पैरेलल है, ठीक है, और जो पी है वो क्यू के पैरेलल है। हमें निकालना है ए और ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। जब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जब पैरेलल लाइंस होती हैं दो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। पेयर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो a + 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 - 60 यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। आपका एक एंगल निकल गया। अब अगर ये a है तो ये भी a होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 2। तो a और a ये भी यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो इधर भी आप b की वैल्यू वैसे निकाल सकते हैं, 120 + b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अगर b की वैल्यू 60 आ गई आपके पास तो c 60 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन सी वैल्यू निकाल ली है, हमने निकाल लिया a 120 आ गया, b 60 आ गया, c भी कितना आ गया, 60 आ गया। अब बचा हमारे पास d, b + d आप कर लेंगे, फिर लीनियर पेयर बन जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या c + d लीनियर पेयर आप कर सकते हैं। b की वैल्यू भी 60 है और c की वैल्यू भी 60 है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 120। तो ये था कंसेप्ट। इसके अंदर हमने कंसेप्ट क्या लगाए, सम ऑफ द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। उसके बाद हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगाया बी और सी में, फिर हमने लगाया लीनियर पेयर का कंसेप्ट। क्लियर, 3 कंसेप्ट इसके अंदर हमने लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इन द अबव राइट साइडेड फिगर, ये इस फिगर की बात कर रहे हैं, ये वाली फिगर, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो y है, y इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, जो इंटीरियर एंगल्स हैं दो ऑपोजिट में, यानी कि 60 और 45, ठीक है। ये वाला एंगल हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। इसका जो प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल की, सम ऑफ इंटीरियर्स ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 105 डिग्री, y आ गया। अब बचा हमारे पास x, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ये वाली ट्रायंगल ले लीजिए ADC, जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूँ अब, ADC, ठीक है। अब हमें ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये कितना है। y हमें ऑलरेडी पता है, ठीक। y हमारा कितना 105 आया है, तो ये जो तीनों एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105 + 30 कितना हुआ, 135 हो गया। और 180 में से जब हम 135 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना आया, 45 डिग्री। क्यों, ये 45 आ गया, ये 45 है, तो तीसरा एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों ही एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल के, 180 डिग्री होता है। दो ऑलरेडी 90 हो गए हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो सबसे पहली बात आपने देखनी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी पहले, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन थी 25,000, ठीक है। आफ्टर डिक्रीज कितनी रह गई, 24,500। कितना डिक्रीज आया, 25,000 में से
24,500 को माइनस कर देंगे तो 500 का डिक्रीज़ आया। और हमें निकालना क्या है, परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है किसको, जितना डिक्रीज़ हुआ है, और मल्टीप्लाई क्या करना है आपने, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कट कर लो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये वाली जीरो इससे कैंसिल, और 25 टू द कितना होता है 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 2% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, डिक्रीज इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरमीत परचेस्ड 3.5 kg ऑफ पोटैटोस एट द रेट ऑफ 13 रुपीज़ 75 पैसे पर kg। हाउ मच मनी शुड शी पे इन नियरेस्ट रुपीज़। ठीक है, आप सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, हरमीत ने कितने पोटैटोस खरीदे हैं, 3 kg पोटैटो। ठीक है, यानी कि इतने टोटल केजी अमाउंट होगी, इतना 3.5 किलो उसने पोटैटोस खरीदे हैं, और 1 किलो का रेट कितना है, 13 रुपीज़ 75 पैसे। इसको थोड़ा सिंपल करके कहूँ, अगर 1 kg हरमीत ने 3 kg पोटैटोस खरीदे हैं, 1 kg की कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है, तो 3 kg की कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। वही कंसेप्ट इसमें लगाना है हमने, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 1 kg की जो कॉस्ट है हमारे पास ₹13.75 है, हमें निकालनी है 3.5 kg की। ठीक है, 3.5 kg की मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 48.25 रुपीज़। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि नियरेस्ट रुपीज़ में कैलकुलेट करना है। नियरेस्ट के देखने के लिए आपने डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसको फोकस करना है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर देन है, यानी कि 5, 6, 7, 8 या 9 है, तो आपने नेक्स्ट नंबर लेना है, यानी कि 49 लेना है। और अगर 5 से छोटा है तो सेम नंबर रखना है, जिसको हम राउंडिंग ऑफ भी कहते हैं। तो इसको जो हरमीत है वो कितने पैसे देगा शॉपकीपर को, ₹48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी इज गिवन है, अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC RQP राइट द ऑल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। दो ट्रायंगल है आपके पास, ABC और PQR। इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है जिसमें अंदर इस साइन का मतलब, पहले साइन का मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर का मतलब है कि जो उनकी शेप है वो सेम होनी चाहिए, और जो उनका साइज है वो इक्वल होना चाहिए। नीचे वाला साइन इक्वल का है। ठीक है, तो यह है कॉन्ग्रुएंसी साइन का एलेब्रेशन एक्सप्लेनेशन। इन्होंने कहा कि ABC और RQP इस फॉर्म में वो सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें क्या करना है, A से R, AB ठीक है इक्वल होगा PQ के, सारी बतानी है आपने। BC होगा QR के इक्वल, और AC किसके इक्वल आएगा, PR के। तो और भी चीज़ें, एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल A इक्वल होगा एंगल P के। ठीक है, यहाँ पर PQR कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर PQR लिखा है और यहाँ पर भी PQR, ताकि गलती ना हो। अगर ये टर्म्स चेंज हो जाती है तो आंसर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, B होगा Q के इक्वल और C होगा R के इक्वल। यही इन्होंने कहा था कि राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और AC PR के, और एंगल भी मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 2 इंटीजर्स विच आर स्मॉलर देन -5 बट देयर डिफरेंसेस इज -5। एक तो उन्होंने कहा कि जो 2 इंटीजर लिखने हैं जो -5 से छोटे हों। ठीक, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एक नंबर लाइन की बात करें हम, अगर हम पहले 0 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 0 है, -1, -2, -3, बस सॉरी मैं गलत साइड बना रहा हूँ, जल्दबाजी में आपको समझाने के चक्कर में। यहाँ ले लेते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6।
पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो -5 से जो छोटे नंबर होंगे ना, वो जो 0 से दूर की तरफ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो होंगे। यानी कि जो यहाँ पर -4 है वो -5 से बड़ा नंबर है, क्योंकि वो पॉजिटिव के ज़्यादा पास है। तो हमें -5 से दोनों छोटे लेने हैं, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -5। तो मैं दो नंबर ले लेता हूँ, सपोज -11 एंड -6। ठीक, दोनों ही -5 से छोटे हैं, इनका डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस के लिए एक माइनस और करना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, -11 और +6 कितना होगा, -5, जो इन्होंने हमसे पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। क्लियर, इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है आपने। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको दो गिवन है, 50 + 60 कितना हो गया, 110। ठीक है, तो x + 50 + 60 = 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया तो 110 हो जाएगा, और 110 को जब 180 में से हमने डिक्रीज़ किया तो 70 डिग्री आ गया। आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए, एंगल को आपको 180 डिग्री आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ये 90 है, जहाँ पर भी आपको ऐसे स्ट्रेट एंगल पे बॉक्स मिला बना हुआ मिले, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, 90 + 30 120 हो गया, तो तीसरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, 30 + 110 कितना हो गया, 140। 140 में कितना प्लस करना है कि 180 हो जाए, तो 40 डिग्री। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस इन द ईयर्स ऑफ द 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल आर। ठीक है, ये एज गिवन है एक स्कूल के 10 टीचर्स की। तो पहले सबसे पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपने क्या करना है, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखना है। 23 सबसे स्मॉलेस्ट है, 26, देन 28, देन 26, 28, देन 32, 33, देन 35, देन 38, देन 40, 41, देन 54। एक बार लिखने के बाद आपने इसको काउंट भी करना है कि 10 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आपका सही है। अब आपको आंसर देने में आसानी रहेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर। ओल्डेस्ट टीचर मतलब जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, यानी कि 54। ठीक है, ओल्डेस्ट हो गया। यंगेस्ट टीचर मतलब जिसकी एज सबसे कम है, यानी कि 23। रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। हाईएस्ट कितनी थी, 54, -23 कर देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। व्हाट इज़ द मीन, मीन के लिए आपको क्या करना होता है, जितनी भी ये एजेस हैं 10, इनको आपने प्लस करना है सभी को, 32 + 41 लास्ट 40 तक प्लस करना है, या असेंडिंग ऑर्डर में प्लस करके 10 से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, वो आपकी क्या आ जाएगी, मीन एज आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे, इन द गिवन इन द बिलो फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ऑलरेडी इन्होंने इंडिकेशन दिया हुआ है कि ए बी ए सी के इक्वल है, एंड ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। प्रूफ डैट, ठीक है, एंगल ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ही जो ट्रायंगल है, इनकी जो शेप है और जो साइज है वो क्या है, सेम है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है, ये तो आपको गिवन ही है। दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी आ रहा है ए बी डी के अंदर, और ए सी आ रहा है आपका ए डी सी के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है आपका, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक, कि जो अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है। ठीक, 3 और 4 को अगर आपको दिमाग में नहीं आता तो एंगल 1 2 इक्वल ऑलरेडी आपको गिवन है, और ए डी जो साइड है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। जैसे ये 3 कंडीशन आ गई, 2 साइड आ गई और एक एंगल, तो आपकी जो ट्रायंगल है ए डी बी
वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ADC के, रीजन लिखेंगे साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और एक चीज़ और पूछी इन्होंने, एंगल B इक्वल टू एंगल C, सॉरी हमें ये बाद में प्रूफ करना है। तो जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो बाय CPCT, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल CO प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्ट्यूज मतलब जो एंगल ये पूछ रहे हैं वो 90 डिग्री से ग्रेटर होने चाहिए दोनों। ठीक है, जैसे अब इन दोनों एंगल की बात करूँ मैं, ये दोनों है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पर ये ऑब्ट्यूज नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑब्ट्यूज वाले बताने हैं। तो कौन से होंगे हम बता सकते हैं, अगर इस पूरे एंगल की हम बात करें AOD और इसके सामने BOC। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हैं और दोनों ही एंगल 90 से बड़े हैं। ठीक है, आगे की बात क्या की, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। तो आप क्या ले सकते हैं इसके अंदर, आप ले सकते हैं BOA प्लस एंगल AOE। इन दोनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछा, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट भी होने चाहिए और लीनियर पेयर भी नहीं बनाने चाहिए। मतलब लीनियर पेयर का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा हो, यहाँ पर डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर लिखा है। तो ऐसे दो एंगल होंगे हमारे पास, एंगल AOE एंड EOD। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं और इन दोनों को मिलाकर लीनियर पेयर यानी 180 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। राजू's फादर एज इज 5 years more than the 3 times Raju's age. Find Raju's age if his father is 44 years old. राजू के जो फादर हैं, ठीक है, उनकी एज 5 साल ज़्यादा है। कब, राजू की एज की 3 टाइम के बाद। तो हमें पहले मानना पड़ेगा लेट राजू's एज बी X years। ठीक है, फादर की तो ऑलरेडी इन्होंने गिवन है, तो फादर की क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा। राजू's फादर्स एज इज 5 years मोर देन द राजू's एज। ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, इसकी राजू की एज का 3 टाइम प्लस 5 years। इन्होंने कहा है ना 3 टाइम्स और 5 years ज़्यादा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो फादर की एज उनकी ऑलरेडी गिवन है, 3x + 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 44, क्योंकि फादर्स की एज 44 गिवन है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, 44 - 5 आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 39। जब x के साथ वाला 3 मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरी साइड लेकर जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो आ गया 13। ये x किसकी एज मानी थी हमने, राजू की एज मानी थी, यानी कि राजू की एज कितनी है 13 years। आप चेक भी कर सकते हो, इसकी एज को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस करके 44 आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। ठीक है, जूही ने वॉशिंग मशीन को 13,500 रुपये में बेचा। ये अमाउंट कब बेचा, जब जिसने ख़रीदा उसको 20% बार्गेन किया। ठीक है, तो स्टार्टिंग प्राइस हमें बताना है, तो लेट कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, लेट कॉस्ट प्राइस कितना हो गया ₹X। फिर उसने क्या कहा, लॉस कितना हुआ उसको 20%। ठीक है, लॉस कितना हुआ हमारे पास 20%। अब जब 20% उसको लॉस हुआ तो उसने बेचा कैसे होगा, ये आपको बता देते हैं। लॉस क्या है,
20% ऑफ किसका, एक्स रुपीज़ का लॉस। ठीक है, किस में से गया उसने 20%, जो कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम एक्चुअल वैल्यू में से 20% ऑफ एक्स को निकाल दें तो कितना बनता है, कितने में बेचा उसने, 13,500 में बेचा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, माइनस लॉस, कितना हो गया, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 13,500 था ना, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस किया। लॉस कितना था, 20% ऑफ एक्स। एक्स 20% ऑफ एक्स का मतलब हो जाएगा 20% का मतलब होता है 100। यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है, ये 5 आ जाएगा। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 4/5x इज इक्वल्स टू 13,500। यहाँ से जब आप फर्दर x की वैल्यू निकालोगे, ठीक, तो सॉरी 5/4 होना था। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 16,875। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, साथ में क्या लगाना है, रुपीस। मतलब जूही का जो कॉस्ट प्राइस था, जितने में उसने ख़रीदी थी 16,875 रुपये में ख़रीदी थी, पर जब उसने उसको बेचा तो जिसने ख़रीदा उसने 20% इस पर ऑफ लगाया। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं अपने आंसर को, तो इसका 20% आप निकाल कर इसमें से माइनस करिए, आपका आंसर 13,500 आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द 3/4 ऑफ 36। 3/4 ऑफ 36 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो सिंपल सॉल्व करना, 4 9 जा 36 और 9 3 जा 27। बाकी दो आप अपने आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ये 55 डिग्री है तो एक्स भी 55 डिग्री होगा, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बचा वाई और जेड। अगर हम वाई निकाल लें तो जेड अपने आप निकल जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल करके। तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री। यहाँ पर लिख दिया लीनियर पेयर। एक्स की वैल्यू हमने निकाली 55। ठीक है, तो y की वैल्यू के लिए क्या होगा, 55 को 180 में से हमने माइनस कर देना है, जो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, कितना आंसर आया आपका, 125। ठीक है, तो 125 y की वैल्यू हो गई और z की वैल्यू भी कितनी होगी, 125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये 25 है। ठीक, तो जेड तो ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, अब बचा हमारे पास वाई। वाई और जेड आपका क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। जेड की वैल्यू आपने ऑलरेडी 40 निकाल दी है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 माइनस करके। तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 140। ठीक है, अब आपके पास बचता है एक्स। एक्स के लिए आप इन तीनों एंगल्स को ले लीजिए, ये 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो x प्लस 40 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो x प्लस 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, 65 को जब 180 से माइनस कर दिया तो 115 आपका आंसर आ गया। तो ये आ गई आपकी तीनों वैल्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शेफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 6 मीटर वो जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे 0, उससे ऊपर पॉजिटिव 10 मीटर, ग्राउंड लेवल से नीचे यानी कि नेगेटिव, कहाँ तक गया है, -350 तक। तो एक एलिवेटर ने यहाँ से स्टार्ट किया 10 मीटर पॉजिटिव से, और कहाँ तक गया, 350 तक। ठीक है, तो हमें कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा। हम क्या करते हैं, 10 में से -350 कर देते हैं, पर एक्चुअल अगर हम देखें तो हमें यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस बताना है, जो कि क्या होगा,
10 मीटर माइनस माइनस 350, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 10 मीटर प्लस 350 360 मीटर। 10 ये वाला था आपका ऊपर, 10 मीटर उसने ऊपर कवर किया और 350 उसने नीचे कवर किया, दोनों को प्लस करके कितना आया 360 मीटर आया। अब उन्होंने कहा कि 1 मीटर के लिए 6 मिनट, तो 360 मीटर जाने के लिए कितना होगा 360 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग, ठीक है, 4 सैपलिंग बना देते हैं, वैसे ही बना लेते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स। इन अ रो इन हर गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। इन दोनों के बीच में, हर किसी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आपने जितने भी 3/4 थे इनको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 3/4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9/4 मीटर, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर आपने मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व करना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना था, इन तीनों को प्लस करना था। जो प्लस आप एल्शियम लेके भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेनिंग 15 क्वेश्चन, 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर कोई करेक्ट आंसर आप लिख रहे हैं तो उसके 4 मार्क्स हैं, ठीक है। और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर, अगर आपने कोई आंसर गलत दे दिया तो उसके -2 हो जाएंगे, ठीक है। गुरप्रीत अटेम्प्ट सॉल्व द क्वेश्चन बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर आर करेक्ट, ठीक है। तो 9 करेक्ट है, यानी कि 9 करेक्ट के लिए कितने मिलने हैं, 36 मार्क्स मिलने चाहिए उसको, क्योंकि करेक्ट के लिए 4 है, एक के लिए 4 है तो 9 के लिए 36 हो गए। वट इज़ हर टोटल स्कोर, लेकिन अब कन्फ्यूज़न कहाँ आती है, उसने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 15 के 15 किए, ठीक है। 9 ठीक हुए तो गलत कितने हो गए, 15 - 9 कितना हो गया, 6 गलत हो गए, यानी कि 6 × -2 भी होगा, यानी कि -12। तो 36 - 12 कितना हो जाएगा, 24 मार्क्स उसको मिलेंगे। मिलने कितने चाहिए थे, 36, क्योंकि 9 क्वेश्चन उसके ठीक थे, लेकिन 6 गलत भी थे और एक गलत के लिए -2 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखना चाहें तो 9 × +4 -6 × -2, ठीक है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 15 होने चाहिए, पर 9 करेक्ट थे तो इसके लिए +4 मिल रहे हैं, 6 गलत थे तो उसके लिए -2। 36 6 2 × 12 पर माइनस है, तो टोटल 24 मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी है, गुरप्रीत वाला हो गया। आगे देखते हैं। 1 ऑफ आवर फ्रेंड्स गेट ओनली 5 आंसर करेक्ट, एक के टोटल 5 ही करेक्ट है, यानी कि 5 × 4 20 +20 हो गया, क्योंकि +4 मिले करेक्ट के लिए, ठीक है। बट विल बी हर स्कोर, उसने भी सारे अटैम्प्ट किए, यानी कि 15 में से 5 भी ठीक है, तो 10 गलत हो गए, ठीक है। और एक गलत का कितना था, -2 -20 +20 और -20 कितना हो गया, 0। तो उसकी फ्रेंड को टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स, ठीक है। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत रूल लगता है। वट यू विल डू टू गेट गुड मार्क्स, अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो आपको एग्जैक्टली पता है कि ठीक होंगे, ताकि नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकें। जैसा कि आप गुरप्रीत के केस में देख रहे हैं, अगर गुरप्रीत को 9 क्वेश्चन आते थे, अगर वो 9 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करती जो उसको 6 नहीं आते थे, तो उसको 36 मार्क्स मिलते, पर उसको मिले कितने, 24 सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन द बिलो फिगर रे ए जेड बाइसेक्ट DAB
डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 होगा। एज वेल एज डी सी बी, दोनों को भी, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट्स इन द ट्रायंगल्स बी ए सी एंड डी ए सी। ठीक है, और क्या बताया पहला, दूसरा क्या, इस ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए सी। बी ए सी ये वाली ट्रायंगल डी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तीन चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, यहाँ लिखा हुआ है। रे ए जेड दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ए सी दोनों में कॉमन है, तो तीन चीज़ें आ गई, दो एंगल और एक साइड। ठीक है, तो इससे ये दोनों जो ट्रायंगल है बी ए सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ए सी के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो ए बी होगा वो ए डी के इक्वल आ जाएगा बाई सी पी सी टी, मैंने बताया था आपको, और जो सी डी होगा वो सी बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बाय कौन सी क्राइटेरिया लगा है, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया हमने इसके अंदर लगाया है। तो इन्होंने कहा था इसके 3 इक्वल पार्ट्स को बताना है, तो कौन कौन से 3 इक्वल पार्ट है, जो क्वेश्चन पहला था। ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, बी सी इक्वल टू सी डी, और ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। क्लियर होगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ गर्ल इज 28 ईयर्स यंगर देन हर फादर। एक जो लड़की है वो अपने फादर से 28 ईयर छोटी है। ठीक है, मतलब 28 साल छोटी है। ठीक है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 50 ईयर्स। उन दोनों की एज को अगर हम मिला दें तो 50 साल होती है। फाइंड द एजेस ऑफ द गर्ल एंड हर फादर। तो हम क्या करेंगे, पहले फादर की एज को लेट कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं ये भी बताता हूँ। लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो लड़की है फादर की एज से 28 साल छोटी है, तो जो गर्ल की एज हो जाएगी वो इसकी एज में से 28 कम होगी, इसलिए हमने इसको फादर की एज को लेट किया एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इन दोनों की एज कितनी हो जाएगी, 50। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस 28 को उधर लेकर जाओगे तो प्लस का 28 हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 78 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा 29। ठीक है, ये किसकी एज आई है, फादर की, क्योंकि एक्स हमने फादर की मानी थी। और लड़की की कितनी हो जाएगी, 28 माइनस 28, 39 माइनस 28, तो 11 ईयर्स। अब आपने चेक करना है तो आप इन दोनों की एज को प्लस कर लीजिए, 50 आना चाहिए। तो यहाँ यानी कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनिल डिपॉजिटेड ₹20,000 फॉर अ सेविंग एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 20,000, रेट क्या है 10%, टाइम कितना है 1 ईयर। और ठीक, इसको आपने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, 2,000 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला। 1 साल के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या होता है 20,000, इंटरेस्ट कितना मिला आपको 2,000, तो जो उसको 1 साल के बाद अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी 22,000, यानी कि उसको 2,000 रुपीज़ का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अभी जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया है वैसे ही है। ठीक है, करेक्ट के लिए +5 मार्क्स हैं और इनकरेक्ट के लिए आपको -2 मार्क्स मिल रहे हैं। राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर 30 मार्क्स। ठीक है, दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, जे ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन स्कोर -12 मार्क्स, दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर लेड हैड अटेम्प्टेड। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल क्वेश्चंस नहीं पता है। ठीक है, हमें बोला गया है कि
30 मार्क्स उसको मिले हैं, किसको? राधिका को। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताया कि उसको करेक्ट आंसर कितने हैं? 10। तो हमें यहाँ से पहले क्वेश्चन पता करने पड़ेंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं। अगर राधिका ने 10 करेक्ट आंसर दिए थे तो 10 के हिसाब से उसके आने चाहिए थे 50 मार्क्स, क्योंकि एक करेक्ट आंसर का कितना है? 5 मार्क्स है प्लस, यहाँ पर मैंने लिखा था करेक्ट का, तो 10 का 50 हो गया। लेकिन उसको मिले कितने हैं? 30, यानी कि 50 में से कितने कम आए हैं? 20 मार्क्स कम आए हैं। ठीक है, 20 मार्क्स कम का मतलब है कि एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 2 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स कटे हैं, मतलब कितने गलत होंगे? 10 क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि 10 टू द 20 होता है। ठीक है, तो इन्होंने यही पूछा था कि कितने इनकरेक्ट आंसर उन्होंने अटैम्प्ट किए। राधिका ने 10 अटैम्प्ट गलत किए, और टोटल क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो 10 + 10 कितने होंगे? 20 क्वेश्चन का यह पेपर था। ठीक है, अब मैं दूसरा समझाता हूँ, अगर ये नहीं आपको कन्फ्यूजन है तो दूसरे में क्लियरेंस हो जाएगी, जो दूसरा पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने इसी के साथ में क्या पूछा है? जय को स्कोर कितने मिला है? -12। ठीक है, उसके करेक्ट कितने थे? 4 करेक्ट थे। एक करेक्ट का आंसर का 5 मार्क्स था, तो 4 के कितने होने चाहिए? 20। उसको 20 नंबर मिलने चाहिए, मगर मिले कितने हैं? -12। अब आसान सी लैंग्वेज में आप देख लो, जय यहाँ पर था 20, लेकिन पहुँचा कितने पर? -12 पर। ठीक है, तो पहले तो इसके 20 कटे हैं, तब 0 तक आया है पहले, यानी कि -20 तो यहाँ हो गए। फिर -12 और भी हैं, यानी कि -12 और इसमें प्लस करके टोटल उसके कितने मार्क्स कटे हैं? 32 मार्क्स कटे हैं। ठीक है, 32 मार्क्स का मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? एक क्वेश्चन के लिए, अगर गलत क्वेश्चन के लिए -2 मिल रहा है, तो 32 कितने गलत क्वेश्चन में मिलेंगे? 16 क्वेश्चन गलत होंगे उसके। ठीक है, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें 20 क्वेश्चन पता लग गए थे कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 20। तो अगर उसके 4 ठीक है तो 16 गलत हैं, तो 16 गलत है तो एक गलत का -2 है, तो 16 का कितना हो गया? -32 हो गया। ठीक है, उसको मिलने कितने चाहिए थे? मिलने उसको चाहिए थे 20। गलत कितने का हुआ उसका? -32, यानी कि 20 - 32 कितना आया? -12। यही उसको मिले। क्लियर हो गया? चलिए, एक क्वेश्चन रह गया नीचे, मिल्कमैन वाला। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखने को मिल जाता है। इन द मॉर्निंग अ मिल्कमैन फिल्ड 1/2 लीटर ऑफ द मिल्क of his can. He sold to रेनू, कमला एंड रेणुका। तीनों को उसने कितना दिया? रेनू को भी, कमला को भी और रेणुका को भी, तीनों को कितना दिया? 3/4 लीटर। ठीक है, यानी कि 3/4 लीटर प्लस 3/4 लीटर प्लस 3/4 लीटर, ये तीनों का कर दिया मैंने। उसके बाद उसने क्या किया? ईच टू शादमा ही सोल्ड 7/8 लीटर। शादमा को उसने कितना दिया? 7/8 लीटर। जस्सी ही गेव 1/1.5, यानी कि 3/2 अगेन। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो 3/2 लीटर हो जाएगा। हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट इन द कैन नाउ? तो टोटल जितना उसने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको प्लस करेंगे पहले, इनको प्लस किए करेंगे सभी को, तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 प्लस 7/8 प्लस 3/2। इन तीनों को प्लस करके 9/4 आ रहा है। ठीक है, फर्दर जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 आएगा। ठीक है, 18, 7 और 12, तो आ गया 37/8 लीटर। टोटल कितना था? टोटल था उसके पास 1/2 लीटर में से 37/8 लीटर को हमें क्या करना है? माइनस करना है। जब अब इसको हम सोल्व करेंगे, 11/2 माइनस 37/8 आएगा। एलसीएम जब हम लेंगे 44 माइनस 37 आ गया। ठीक है, फर्दर सोल्व करने के बाद जब आपका आंसर आएगा 7/8 लीटर उसकी कैन में अभी भी बचा हुआ है। हमने किया कैसे? जितना मिल्क उसने दिया, पहले रेनू को दिया, फिर कमला को दिया। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो जाए। ठीक,
इतना मिल्क उसने दिया रेनू को, ये कमला को दिया, ये रेणुका को दिया, फिर ये शादमा को दिया, ये जस्सी को, इनको हमने प्लस कर दिया, ये दूध उसने दे दिया है, प्लस करके इनका हमने एलसीएम निकाल लिया। जो एलसीएम आया था, जितना मिल्क उसने कैन में भरा था उसमें से माइनस कर दिया, तो टोटल आंसर आया 7/8 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अननोन लेंथ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। यानी कि यहाँ पर एच की वैल्यू x है, p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। h की वैल्यू क्या है, x है, p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। x का स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 + 9 हो गया 25। ठीक है, जब x का स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, यानी कि ये 5 है। इस केस में भी सिमिलर, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 के सामने h है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100, स्क्वायर हटाएंगे तो 100 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, जो कि होता है 10। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज गिवन बिलो। ये ग्राफ दिया है, बार ग्राफ मैंने लगा दिया ऑलरेडी क्योंकि बनाने में टाइम लगना था। इसको देखकर आपको आंसर बनाना है और बार ग्राफ भी बनाना है, क्योंकि लिखा हुआ ड्रॉ डबल बार ग्राफ। तो बार ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, और सब्जेक्ट, दो ही चीज़ें दी हैं, सब्जेक्ट गिवन है और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स को हमेशा आपने कोशिश करनी है कि वाई एक्सिस पर रखना है, यानी कि वर्टिकल पर रखना है। सब्जेक्ट को आपने एक्स एक्सिस पर रखकर डबल बार ग्राफ बना दिया। डबल बार ग्राफ क्योंकि दो क्यों लिखा हुआ है, जो ये ब्लैंक वाला है ये फर्स्ट टर्म का है और ये जो शेडेड है ये सेकेंड टर्म का ग्राफ है। इंग्लिश के 2 मार्क्स हैं, 2 हैं, हिंदी के भी 2 हैं, इसलिए 2 मार्क्स के लिए 2 ग्राफ बनाए हैं। अब इस ग्राफ को देख के आपने आंसर देना है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस द मोस्ट। इम्प्रूव किया है मतलब पहले कम थे बाद में ज़्यादा। आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बार ग्राफ देखकर भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ पहले कम किसका था, ज़्यादा किसका हुआ है। देखिए ज़्यादा इंग्लिश का भी हुआ है, ठीक है, साइंस का भी और मैथ का भी हुआ, तो लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में आए, मैथ के अंदर। ठीक है, लेकिन अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मार्क्स में कई बार क्योंकि ग्राफ यहाँ पर कन्फ्यूजन दे सकता है। इंग्लिश में बने हैं 70 - 62, यानी कि 8 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं इंग्लिश में। मैथ्स में इंक्रीज़ हुए हैं 95 - 88, यानी कि 7। मैंने कहा था ना ग्राफ में कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, और तीसरे किस में बढ़े थे आपके, साइंस में 85 - 81, 4। तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हुई है, इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश। इन विच सब्जेक्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, मतलब जिसका बार ग्राफ ऑलमोस्ट कॉमन है, जिसमें गैप कम है। इम्प्रूवमेंट कम किस में हुई है, सोशल साइंस में। 2 नंबर की इम्प्रूवमेंट इसके अंदर हुई है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोशल साइंस। हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम हुई है, यस। आप देख सकते हैं किसी सब्जेक्ट में जिसमें नंबर पहले ज़्यादा थे बाद में कम हुए, तो वो है हमारा हिंदी, तो इसका आंसर आ जाएगा हिंदी। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा एक वीडियो जो कि 7th क्लास के हाफिज़ एग्जामिनेशन पर बेस्ड था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ डाउट रह गए होंगे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।